हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने माम्बा और पीटर के बारे में देखा था कि वो कैसे एक दो डिफरेंट लोकेशन को बिलोंग करते हैं। हमने लैंड के बारे में देखा, जो लैंड रिसोर्स है, लैंड को यूज़ हम कैसे करते हैं। फिर हमने कंजर्वेशन, लैंड रिसोर्स को कंजर्वेशन के लिए कौन से मेजर्स हमको अपनाने चाहिए वो हमने देखा। फिर हमने सॉइल के बारे में देखा। फिर हमने केस स्टडी देखी लैंडस्लाइड की, जो एक हिमाचल प्रदेश के गांव में जो लैंडस्लाइड आया ब्लास्टिंग के कारण, उसके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि ये सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। नेक्स्ट हमको देखना है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और जैसे कि हम ये जानते हैं कि सॉइल, ठीक है, जब हम सॉइल प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये पैरेंट रॉक का पार्ट होता है, जो धीरे धीरे क्या है वेदरिंग प्रोसेस से रॉक मटेरियल में, वेदर रॉक मटेरियल में बनता है। उसके बाद वो सब सॉइल बनता है जिसमें सैंड, स्लेट और क्ले होता है। उसके बाद जो है टॉप सॉइल आता है जिसमें वेजिटेशन, हम पेड़ पौधे उगाते हैं, और जहाँ पे एक पर्टिकुलर एक सॉइल मिक्स होता है जो फर्टाइल होता है, जहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हमको लगाना है वो लगाना है। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि 1 सेंटीमीटर जो सॉइल है उसको बनाने के लिए, उसको बनने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हमको देखना है। सो द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो सॉइल का फॉर्मेशन मतलब सॉइल बनने के लिए जो ये 100 ईयर्स लग रहे हैं, उसके लिए बेस क्या होता है? तो बेस होता है उसका पैरेंट रॉक। तो पैरेंट रॉक कैसा है उसके बेसिस में सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करेगा। और वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर है, उसके ऊपर। और अदर फैक्टर्स, और कुछ अदर फैक्टर्स क्या क्या है, टोपोग्राफी कैसी है वहाँ की, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा है, और टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सो ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये सारी चीज़ें जो है हर जगह से जगह डिफर करती है। तो टोपोग्राफी क्या होता है, कौन सा एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, प्लेन एरिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा है वहाँ पे, तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल का जो सॉइल फॉर्म हुआ है वो किस तरीके का होगा। तो सॉइल यहाँ पे डायग्राम के जरिए यहाँ पे बताया गया है। पैरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करता है, रिलीफ कैसा है वहाँ पे, फ्लोरा एंड फौना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं वहाँ पे, क्लाइमेट कैसा है, और टाइम कैसा है। तो पैरेंट रॉक से क्या डिटरमाइन होगा कि सॉइल का कलर कैसे होगा, टेक्सचर कैसे होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होगी, उसमें मिनरल्स कौन से हैं, कंटेंट कौन से होगी, और परमिएबिलिटी मतलब पानी उसके अंदर से कितना ईजिली जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है पैरेंट रॉक पे डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट सॉइल के लिए डिपेंडेंट होता है एल्टीट्यूड और स्लोप। ठीक है, एल्टीट्यूड और स्लोप डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन कितना होगा सॉइल का। फ्लोरा एंड फौना जो है रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। क्लाइमेट जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इससे भी वेदरिंग प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होता है टेम्परेचर से, रेनफॉल से, तो उससे सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंडेंट होता है। और टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। जितना पुराना सॉइल होगा उतना वो थिक सॉइल होगा। नेक्स्ट हमको देखना है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो कैसे जो सॉइल है उसकी क्वालिटी वो होती जा रही, खराब होते जा रही है, उसके बारे में हमको देखना है, और उसको हम कंजर्व कैसे करें उसको हमको देखना है। तो सॉइल इरोशन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल इरोशन जो है, और डिप्लीशन मतलब उसका खत्म होना, खराब होना। तो सॉइल इरोशन कैसे होता है, जैसे कि हम इसको तो हम काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ये कोई एरिया है जहाँ पे सॉइल है, अगर बारिश का पानी, अगर ये थोड़ा सा ऊंचा एरिया है, बारिश का पानी जो है वो यहाँ बह के आ रहा है तो उसके साथ मिट्टी बह जाएगी, हवा तेज चल रही है तो उसके साथ मिट्टी बह जाएगी। तो ये जो ऊपर का जो लेयर है सॉइल का वो हट जाता है किसी भी बैरियर से, तो जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गया, या किसी जीव जंतु से, तो इसे सॉइल इरोशन कहा जाता है। सो बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो बोथ ह्यूमन्स है ना, ह्यूमन्स या तो ह्यूमन के द्वारा, या तो फिर जैसे कि नेचुरल फैक्टर हो गया, विंड हो गया, एयर हो गया, इससे डिग्रेडेशन हो जाता है सॉइल का। सो फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, सॉइल को खराब करने में किन चीज़ों का हाथ होता है। तो सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, जो ह्यूमन करता है। कैसे डिफॉरेस्टेशन करता है, पेड़ों को काट देता है।
फॉरेस्ट को काट काट के वो अपने यूज़ के लिए लेके आता है, तो इसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ओवर ग्रेजिंग मतलब एक ही एरिया पे जो भी आपके चरने वाले जो जीव है, जैसे कि गाय हो गया, बैल हो गया, भेड़ बकरियां हो गई, तो ये उसी जगह पे लगातार वहाँ पे ग्रेसिंग करते हैं, तो घास की परत जो है वो कम हो जाती है, इससे भी सॉइल डिग्रेडेड हो जाता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम खेतों में यूज़ करते हैं, उससे भी और भी कई जगह पे केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ होते हैं, तो उससे भी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो उससे भी सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है। रेन वॉश, जैसे कि अभी मैंने बताया, तो पानी अगर बहुत ज़्यादा गिर रहा है या पानी कहीं से आ रहा है, तो उससे भी जो टॉप सॉइल है वो चले जाती है, हट जाती है। लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स में भी यही चीज़ें प्रोसेस होता है। तो सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ मेथड्स है सॉइल कंजर्वेशन के लिए करके वो यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट प्रोसेस होता है मल्चिंग का। सो मल्चिंग में क्या होता है, जो सॉइल की जो टॉप लेयर है, जैसे ये सॉइल की लेयर है, इसके ऊपर जो स्ट्रॉस होते हैं ना, पेरा, हमारे लैंग्वेज में तो पेरा कहा जाता है, तो जो भी चावल या गेहूं हो गया, उसको निकालने के बाद जो स्ट्रॉस बनते हैं, उसके जो डंडियाँ बचती हैं, उसे स्ट्रॉ कहा जाता है, तो उस स्ट्रॉ को बिछा देते हैं। तो इससे क्या होता है, टॉप लेयर जो है वो बच जाती है, ऊपर हवा से उड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों से बच जाती है। सो द बेयर ग्राउंड, ठीक है, जो बेयर ग्राउंड है, खाली ग्राउंड है, अगर हम पेड़ पौधा भी लगा रहे हैं तो इसमें भी मल्चिंग हो सकती है। जैसे ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे हमने कुछ पौधा लगाया, यहाँ पे हमने कुछ पौधा लगाया, यहाँ पे हमने कुछ पौधा लगाया, तो जो खाली एरिया है वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, स्ट्रॉ डाल देंगे, तो इससे जो ऊपर की जो इसकी लेयर है वो क्या है, कहीं जाएगी नहीं, कहीं बहेगी नहीं, और ये मॉइस्चर को भी रिटेन करके रखेगी, क्योंकि डायरेक्ट धूप तो यहाँ बढ़ नहीं रही है। सो द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट्स है हमने लगाया या जो भी खाली एरिया है, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्ट्रॉस को डाल देंगे। लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक स्ट्रॉ इज एडेड, तो स्ट्रॉ को ऐड कर देंगे, तो इससे सॉइल का मॉइस्चर भी रिटेन होगा और ऊपर की जो लेयर है वो चले जाने से भी बच जाएगी। तो दिस इज़ वेरी गुड टेक्निक। तो नेक्स्ट है आपका है काउंटर बैरियर्स। तो काउंटर बैरियर्स कैसे बनाया जाता है, तो स्टोन, ग्रासेस, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द काउंटर। सो काउंटर्स मतलब इस तरीके का जो एरिया है, पहाड़ वाला एरिया, वहाँ पे काउंटर्स बना दिए जाते हैं, मतलब रोक दिया, काउंटर मतलब रोक, बैरियर, काउंटर बैरियर मतलब रोकना। सो रोकने के लिए बैरियर्स बना दिए जाते हैं। ट्रेचर्स आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। तो जैसे कि काउंटर प्लॉइंग, तो ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, एक लेयर बनाई पत्थरों से, ठीक है, कोई भी पत्थर है, ग्रास है, सॉइल से, उससे लेयर बनाई, और उसके यहाँ पे जो है पानी का के लिए गड्ढा, पतला सा गड्ढा खोदते हैं, तो उसे ट्रेचेस कहा जाता है। मेंट इन द फ्रंट टू कलेक्ट द वाटर। ओके, नेक्स्ट होता है रॉक डैम। हम पत्थरों से क्या है, डैम बना सकते हैं। तो रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल इरोशन। तो सॉइल्स को क्या है, पाइल अप करके रख दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, पानी जो डायरेक्ट मतलब बहेगा वो ना होके वो धीरे धीरे बहता है, तो इससे क्या है, गलीज मतलब आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो जो रोड, जैसे कच्ची जो सड़क है या कच्चा कोई भी एरिया है, तो वहाँ पे क्या है, पानी बहते बहते इस तरीके से, मतलब एक छोटी नदी के जैसा फॉर्म बना लेती है और वहीं से ही पानी बहती जाती है। तो इस तरीके की गलीस ना फॉर्म हो, जिससे सॉइल का लॉस ना हो, इसलिए रॉक डैम बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है टेरेस फार्मिंग किया जाता है। तो ब्रॉड स्टेप्स, ठीक है, ये टेरेस फार्मिंग का पिक्चर है। तो क्या है, ब्रॉड स्टेप्स है ना, ब्रॉड स्टेप्स बनाया जाता है, जो पहाड़ है उसको काट काट के, तो एक सीढ़ी टाइप का बना दिया जाता है। स्टेप्स मतलब फ्लैट स्टेप, सीढ़ी टाइप का बना दिया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, टेरेसेस कहा जाता है। मेड ऑन स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो ये जो फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते हैं, एंड दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड इरोशन। और इससे क्या है, जो सरफेस का रन ऑफ मतलब सरफेस का जो मिट्टी है वो भी नीचे जाने से बच जाता है, और सॉइल इरोशन से भी हम थोड़ा सा सॉइल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में मतलब डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन इन डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो कोई भी एरिया है, लैंड है, वहाँ पे क्या है, अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं अल्टरनेट रोज में, एक रो में दूसरा, एक रो में दूसरा। तो इससे क्या होता है, अलग अलग टाइम में उगाए जाने के कारण जो है सॉइल है वो हमेशा बिजी रहता है, मतलब कोई ना कोई क्रॉप उसमें रहता है। तो इससे क्या है, सॉइल जो है, जो रेन पानी के साथ बह जाएगा वो भी बच जाता है। नेक्स्ट इज काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग में क्या होता है, प्लोइंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ हिल स्लोप्स टू फॉर्म नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो जैसे कि
ये इस तरीके का जो टेरेस फार्मिंग है इसी में ही क्या है काउंटर करके ये काउंटर ब्लोइंग, ठीक है। तो इसी में ही इस तरीके से बैरियर्स बना के जो है वो रख दिया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, ताकि जो है वाटर जो है डायरेक्टली फ्लो ना हो। नेक्स्ट आता है शेल्टर बेड्स। जो कोस्टल और ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या है ट्रीज को इस तरीके से प्लांट किया जाता है ताकि विंड मूवमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि हवा से भी वेदरिंग हो जाती है, हवा से भी ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो इरोड हो जाती है, सॉइल इरोशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है जो हवा है वो थोड़ी सी रुक जाती है। अगर हवा डायरेक्टली आ रही है तो हवा रुक जाती है, तो इससे जो ऊपर का जो लेयर है सॉइल का वो बच जाता है। नेक्स्ट हमको 2 एक्टिविटी करनी है, हमको 2 ट्रे लेने हैं एक ही साइज़ के, और एक ही साइज़ के ट्रे में हमको क्या करना है, एक जो ट्रे है उसमें आपको जो भी चावल हो गया, आप धान ले सकते हैं या गेहूँ ले सकते हैं, कुछ भी आपको यहाँ पे उगा देना है, जो भी आपको मन करे यहाँ पे उगा देना है। और क्या करना है, जब ये थोड़ा सा उग जाए, बड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है, दोनों को हल्का तिरछा करना है, तिरछा करके रखना है, और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है। तो आप ये पाएंगे कि जो खाली वाला जो एरिया था वहाँ से मिट्टी ज़्यादा गिरी है रेदर देन जो हमने जो भी पौधे उगाए हैं। तो इससे समझ में आता है कि जो भी हम क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं उससे सॉइल इरोशन जो है प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट हमको वाटर के बारे में देखना है, पानी के बारे में देखना है। सो वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड इट इज देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड वाटर प्लानर। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 6-7 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो 3/4 जो पार्ट है अर्थ का वो पानी से घिरा हुआ है। सो इसलिए जो अर्थ है वो आउटर स्पेस से कैसा दिखता है, ब्लू कलर दिखता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है या तो फिर वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। सो इट वाज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ began almost 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये इन्हीं ओशंस में, प्रिमिटिव ओशंस मतलब इन्हीं पुराने ओशंस में लाइफ बिगैन हुआ कब, 3.5 billion years ago. Even today, the ocean cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. तो आज भी जो है oceans जो है वो 3/4 जो है अर्थ का सरफेस को कवर करते हैं और सपोर्ट करते हैं बहुत सारे वैरायटी के प्लांट और एनिमल लाइफ को। तो क्या क्या होता है, हाइड्रा का प्लांट होता है, बहुत ही मतलब जो ओशन का जो नीचे का लेयर है वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मतलब बहुत बड़े ग्रास टाइप के पेड़ होते हैं। और एनिमल्स तो इतने हैं कि हम बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कि स्टार फिश होता है, सी हॉर्स होता है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश होते हैं, टॉर्टोइस होता है, टर्टल होता है, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो समुद्र में रहते हैं। सो ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जैसे कि हमको पता है, तो ये जो 3/4 कवर है अपने हमारे अर्थ का ओशन से, वो क्या है, सलाइन वाटर है, और इसको हम पी नहीं सकते, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है। कंजम्पशन मतलब पीने के लिए। सो फ्रेश वाटर अकाउंट्स ओनली फॉर 2.7%। तो 2.7% सिर्फ फ्रेश वाटर है, उसमें भी 70% जो है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर के फॉर्म में है, और वो भी इनएक्सेसिबल एरियाज में, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन्स। तो इन रीजन्स में जो है 70% जो पानी है, जो 70% 2.7 का 70% जो पानी है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेनियस रीजन में है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। तो ये जो इनका जो लोकेशन है वो ऐसा लोकेशन है जहाँ पे हम नहीं जा सकते, जहाँ से सिर्फ पानी लेने के हिसाब से हम नहीं जा सकते। तो ये इनएक्सेसिबल है, मतलब यहाँ पे हम जा नहीं सकते और इनको यूज़ नहीं कर सकते। सो ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो इसलिए जो सिर्फ और सिर्फ 1% जो पानी है वो अवेलेबल है और वो ह्यूमन के यूज़ के लिए फिट है। सो इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन द रिवर्स, लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। तो जो पानी हमारे लिए यूज़ करने लायक है वो कहाँ कहाँ फाउंड होता है, जैसे कि जो ग्राउंड वाटर जो हम बोर कराते हैं और जिससे नीचे ज़मीन के नीचे से पानी निकलता है उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। और जो सरफेस में होता है वाटर, जैसे कि रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स में, और जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है वहाँ पे। सो क्या आप जानते हैं 1975 में जो कंजप्शन था वाटर का वो क्या था, 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। तो ये इतना कंजप्शन था 1975 में। और आज की डेट में 2000, आज की डेट में भी नहीं, 2000, आज से हम 25 साल पहले का यहाँ पे आंकड़ा देख रहे हैं, ये 6000 था क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। और आज के 2025 में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। और क्या आपको पता है कि एक ड्रिपिंग टैंक मतलब जिस टैप से, जिस नल से पानी टिपकते रहता है, उससे 1200 लीटर जो पानी है वो वेस्ट होता है एक साल में।
So fresh water is therefore the most precious substance on earth. Water can neither be added nor subtracted from the earth. तो फ्रेश वाटर जो है हमारा बहुत ही कीमती मतलब सब्सटेंस है हमारे अर्थ में, और ये जो पानी है इसको हम ना धरती में ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी पानी है जो भी वो सर्कुलेट होते रहता है, क्योंकि जो हमने मोटरसाइकिल का प्रोसेस जो है वो हमने क्लास 7 में देखा था, उससे वही प्रोसेस चलता रहता है। तो पानी को कोई जोड़ घटा नहीं सकता, अर्थ के इसकी क्वांटिटी को कुछ भी नहीं कर सकते, जोड़ घटा नहीं सकते। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो जो भी इसका टोटल वॉल्यूम है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू में रहता है। इट्स अबंडेंस सीम्स टू वेरी बट इट इज इन कांस्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू द ओशियन, द एयर, द लैंड, बैक अगेन एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। दिस इज ऑलरेडी नॉन विथ इज रिफर टू एज वाटर साइकिल। तो हमको जैसे कि पता है कि इसका जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट मोशन में रहता है, जो वाटर है वो कांस्टेंट मोशन में रहता है। मतलब एक इवोपरेशन, ओशन से वो इवोपरेट होता है, ऊपर जाके वो प्रेसिपिटेट होता है, जो क्लाउड्स है उसको कूल करते हैं, तो इससे वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आता है। तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में मीन्स रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में या हिल के फॉर्म में या स्लीट के फॉर्म में वो नीचे आता है। फिर वही प्रोसेस फिर होता है, पानी जमा होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और इसे क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल कहा जाता है। सो ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन। तो ह्यूमंस जो है बहुत पानी लेते हैं, बहुत पानी खर्चा करते हैं, बहुत पानी कंज्यूम करते हैं। कैसे कैसे? ड्रिंकिंग और वॉशिंग में तो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज वगैरह, उसमें भी पानी यूज़ होता है। सो वाटर फॉर एग्रीकल्चर, तो वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? आपका खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेस। तो ये सारे अदर यूसेस हैं वाटर के। सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड क्रैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, rising standards of living are the major factor leading to the shortage in the supply of fresh water, either due to drying up of water resource or water pollution। तो जैसे जैसे जो है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमारी जो जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और जो डिमांड है फूड्स के, कैश क्रॉप्स के, वो इंक्रीज हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है पानी का यूसेज ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे कि पानी की शॉर्टेज हो रही है। तो और ये भी हो रहा है, जो वाटर रिसोर्स है वो अब सूखते जा रहे हैं, जैसे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया है। तो ये सब कारणों से जो है वाटर पोल्यूशन हो गया, जो पानी जो पहले साफ हुआ करता था अब वो बहुत गंदा हो गया। तो ये सब कारणों के कारण, ये सब रीजंस के कारण जो है वाटर जो है हमारे लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम उसको कंजर्व करके रखें। तो एक एक्टिविटी है कि आपको मतलब जो एक अर्बन इंडियन हाउस है वो वहाँ पे 150 लीटर्स ऑफ वाटर यूज़ करता है एक दिन में। तो ड्रिंकिंग के लिए 1 लीटर्स पर पर्सन पर डे। ठीक है, एक दिन में एक व्यक्ति कितना यूज़ करता है? तो ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर, कुकिंग के लिए 4 लीटर। तो इस तरीके से जो है टोटल 150 लीटर जो है एक व्यक्ति एक दिन में कंज्यूम करता है। सो आपको इस वक्त बताना है कि आप कैसे करके जो है इस कंजप्शन को कट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें हम जैसे ड्रिंकिंग में तो हम नहीं कर सकते, जैसे कुकिंग में क्या किया जा सकता है, जो हम दाल चावल धोते हैं उस पानी को हम गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, ये थोड़ा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। सो वैसे ही अगर वॉशिंग हमने कपड़े धोए तो उसका बचा हुआ पानी भी हम गार्डनिंग में डाल सकते हैं, और वॉशिंग यूटेंसिल्स को वॉश करने के बाद भी जो बचा हुआ पानी उसको भी हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा अगर ये रील्स वगैरह में, यूट्यूब के वगैरह में जो जैपनीज टॉयलेट्स है उसमें कैसा होता है, जो हाथ धोने के लिए जो जो वॉश बेसिन बना हुआ रहता है उसी का पानी जो है फ्लश करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के कुछ टेक्निक्स यूज़ किया जा सकता है। सो हैव यू एवर हर्ड अबाउट वाटर मार्केट? तो क्या कभी अपने वाटर मार्केट के बारे में सुना है? तो अमरेली एक सिटी है सौराष्ट्र में, गुजरात में, जहाँ पे की पॉपुलेशन क्या है 1.25 लाख है। तो ये जो है इनके पास जो पीने का पानी है उसको इनको परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, जो तालुकास है वहाँ से, जो शॉप्स है तालुकास है वहाँ से उनको पानी परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमको देखना है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी, उसकी हमको प्रॉब्लम को समझना है। तो देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका,
अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो ये सारी जगह पे जो है पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। सो कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन मोस्टली ससेप्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो जो भी कंट्रीज है जो क्लाइमेटिक जोन में आते हैं, क्लाइमेटिक जोन मतलब जहाँ पे पर्टिकुलर सीजन्स होते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, तो इन एरियाज में जो है सूखे की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए पानी की दिक्कत भी ज़्यादा होती है। Thus, water shortage may be consequence of variation in the seasonal or annual precipitation or scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources। तो ये जो वाटर की शॉर्टेज है, वाटर पानी की कमी है, ये क्यों होता है, इसका नतीजा क्या है, कॉन्सिक्वेंस, इसका नतीजा क्या है, क्यों है, इसके किस नतीजे के कारण है ये, क्योंकि देखिए सीजनल और एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है, मतलब जो रेनफॉल वगैरह होती है, उसमें कमी के कारण होता है, या तो जो हम पानी है उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कंटामिनेशन कर रहे हैं वाटर रिसोर्स की। तो वाटर रिसोर्स जो भी नदी है उसमें क्या है, डायरेक्टली जो है अनट्रीटेड सीवेज वाटर, मतलब जो हमारे जो घर के गटर का पानी है उसको डाल दिया जाता है, फैक्ट्री से जो पानी निकलता है उसको डाल दिया जाता है। तो वाटर रिसोर्स क्या हो गया, या जो ये कोई तालाब है या तो फिर कोई नदी है, उसमें डायरेक्ट डाल देने से क्या हो जाता है, ये जो पानी है वो क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। सो नेक्स्ट हमको देखना है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। तो हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज द मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि जो क्लीन और एडिक्वेट वाटर है वो पीने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स। तो ये जो खत्म होते हैं वो रिसोर्स है, ये जो खराब होता है वो रिसोर्स है, उसको कंजर्व करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इवन तो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट्स अनफिट टू यूज। तो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, हमको जैसे कि हमने देखा अभी अभी हमने पढ़ा कि इसका जो वॉल्यूम है अर्थ में, इसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो ओवर यूज़ है और जो पॉल्यूशन है, इसके कारण जो है पानी जो है अनफिट हो रहा है, ख़राब हो गया हमारे यूज़ करने के लिए। तो डिस्चार्ज और जैसे कि मैंने बताया जो अनट्रीटेड या पार्शली ट्रीटेड सीवेज वाटर हो गया, एग्रीकल्चर में केमिकल यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्री से जो पानी निकल रहा है, इफ्लुएंट्स मतलब जो इंडस्ट्री से यूज़ किया हुआ पानी है वो वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है, जिससे वो कंटामिनेट हो जाते हैं। कंटामिनेट मतलब उसमें दूषित पदार्थ जो है वो आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे यमुना रिवर जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया, क्यों, क्योंकि सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स और गार्बेज जो है इसी में डंप कर दिया जाता है। सो दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। तो इसमें पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो नाइट्रेट्स हो गया, मेटल्स हो गया और पेस्टिसाइड्स जो है वो पानी में मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। तो इसमें जो भी केमिकल्स मिल जाते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि वो कहीं पे सड़ता गलता नहीं है, वो पानी में वैसी का वैसे ही रहता है और हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में वो रीच कर जाता है पानी के थ्रू। तो इसलिए आज की डेट में कैंसर, ट्यूमर्स, इसके जो केसेस है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग दम इन वाटर बॉडीज। तो ये भी जो भी मतलब केमिकल्स हैं, ये जो एफ्लुएंट्स हैं मतलब जो केमिकल्स हैं, जो भी मतलब उसमें दूषित पदार्थ है, उसको पहले क्या है ट्रीट करने, पानी में डालने से पहले जो वाटर जो डायरेक्टली पानी में आता है, सीवेज वाटर हो गया या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला जो वाटर हो गया, तो इनको पहले ट्रीट कर लेना चाहिए, ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसके बाद ही जो नदी है उसमें छोड़ना चाहिए। तो फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। तो जो फॉरेस्ट है और जो अदर वेजिटेशन कवर है, इससे क्या है जो सरफेस रन ऑफ पानी जो नीचे बह जाता है उसको रोकने में ये एक असरदार उपाय है। तो इससे क्या है जो ग्राउंड वाटर है वो रिप्लेनिश होता है। रिप्लेनिश का मतलब वो अपने आप वापस से आ जाता है। सो वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो सरफेस का जो पानी है उसको बहने से रोकने के लिए हम वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हमारा घर है या हमारी सोसाइटी है उसमें एक टैंक बना दिया जाता है, एक बहुत बड़ा टैंक बना दिया जाता है और उसमें जो है टेरेस का जो पानी है, ऊपर जो रूफ का पानी है और जो भी पानी है कहीं से भी मतलब जो बारिश का पानी है उसको यहाँ स्टोर कर दिया जाता है। तो स्टोर किया जाता है तो यहाँ से वो नीचे सीप होते होते नीचे अंडरग्राउंड चला जाता है। तो इससे जो ग्राउंड वाटर है वो बढ़ जाता है। सो द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस ऑफ वाटर सीपेज। तो जो कैनाल्स वगैरह जो यूज़ किया जाता है इरिगेशन, जो फील्ड्स वगैरह को इरिगेट करने के लिए, इनको प्रॉपर लाइनिंग देने की ज़रूरत है ताकि वाटर जो है सीपेज के थ्रू बाहर ना निकल जाए। तो स्प्रिंकलर
स्प्रिंकलर्स, ठीक है, इस तरीके के स्प्रिंकलर्स यूज़ होते हैं खेती में। तो इस तरीके के जो स्प्रिंकलर्स है वो इफेक्टिव वे है पानी वाटर इरिगेशन के लिए। तो इससे वाटर का लॉस भी नहीं होता सीपेज वगैरह के थ्रू और इवापोरेशन के थ्रू। और इन द ड्राई सीजन विथ हाई रेट ऑफ इवापोरेशन, और जहाँ पे जो ड्राई रीजन है, जहाँ पे इवोपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, जो एकदम सूखा एरिया है, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन बहुत काम में आता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक लाइन में हमने पौधा लगाया है, ठीक है, ये एक लाइन में पौधा लगाया, तो यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे पौधा है, ठीक है। अब पानी की ज़रूरत कहाँ है, इन पौधों को जड़ में है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन लेंगे, एक पाइप लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटे छोटे मतलब वो होंगे, छेद होंगे, जिससे पानी सिर्फ इनके पास ही जा सके। तो इसे क्या कहा जाता है, ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है, और ये बहुत ही यूजफुल है। तो द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दिस इरिगेशन मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो ये जो हमारा जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है, इसको हम कंजर्व कर सकते हैं इन इरिगेशन मेथड्स को यूज़ करके। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। सो बस ये क्विकली हम ये डू यू नो देख लेते हैं, क्योंकि ये रेन वाटर का पार्ट है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफटॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू अ appropriate location where it is stored for future use. On the average, one spell of rain water for 2 hours is enough to save 8,000 liters of water. तो जैसे कि मैंने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो रूफ है वहाँ से पानी जो है एक सोर्स में कलेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो हम उसको आगे फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या है, 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर तक जो है, मतलब एक जगह में अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो प्रॉपरली यूज़ हो रहा है, तो 8,000 लीटर्स तक वाटर जो है हम बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली वाटर के बारे में और सॉइल के बारे में। आगे जो है हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। बहुत ही लंबा वीडियो भी बोर लगता है, तो यहाँ पे मैंने ये काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आए। वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक में वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।